अपडेट 9, 9:30 बजे जस्ट करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट हुआ। करंट अफेयर के सेशन के बाद मैंने एक कप चाय पी। 10 मिनट के गैप के बाद दोबारा से एनर्जी आती है आप सबको पढ़ाने के लिए, तो ठीक है ना, 10-15 मिनट वेट कर सकते हो, इतनी कौन सी बड़ी बात है, क्यों कहने लगते हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम ज्योग्राफी क्लास नहीं हो रही। देवांशु ज्योग्राफी क्लास नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं कह देती हूँ मैनेजमेंट को, करवाएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सुनील, देहाती, सोमा, असबा, सोनू, जितेंद्र, अखिलेश, शिव, नितेश, सृष्टि, शालू, ब्रजमोहन, ओके, अंशु, शिव, गुड मॉर्निंग, रोशन, गुड मॉर्निंग, हेमावती, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गौरव, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एक साथ हो रहे हैं आज, क्योंकि मुझे बजट का चैप्टर पढ़ाना है। आप दोनों की क्लास में मुझे बजट का चैप्टर पढ़ाना है, तो आज मैंने आप सबकी क्लास साथ में ले ली। ओके, गुड मॉर्निंग, लुकिंग वेरी प्रिटी। साक्षी, थैंक यू सो मच, थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत बढ़िया, आप सब कैसे। आई एम फाइन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, मैं बढ़िया। एक भी बार जो बायो क्लास नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगी, डोंट वरी, हो जाएगी, अभी तो इको पढ़ लो, हो जाएगी, ठीक है। मैं बहुत अच्छी हूँ। विशाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। राहुल, बहुत तारीफ करते हो तुम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर लेते हो कभी कभी, है ना। ओके, चलो बढ़िया, अच्छी बात है, करते रहा करो, मैं भी सुनती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू पिंटू, थैंक यू शिवम, थैंक यू। ओके मैम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। निखिल, यस, वेरी गुड, बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ मैं। तो आज की क्लास, ओके, ओके, अंशु, आपका कमेंट बहुत बड़ा था, वो बहुत जल्दी निकल गया। आपने कुछ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ लिखा था, वो सब मैं करवाऊंगी, वो सब मैं करवाऊंगी। अभी तो कुछ ही क्लास हुई है ना आप लोगों की, GS7 की तो अभी शायद 3 ही क्लासेस हुई हैं। इन्फ्लेशन का ही टॉपिक आपका खत्म हुआ है। अरे मैं सारी चीज़ें करवाऊंगी, डोंट वरी, डोंट वरी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके मैम, आपके नोट काफ़ी हैं या कुछ और करना पड़ेगा। रीड, अच्छी बुक ले लो, रीड करो, ठीक है। ओके सुमेश, थैंक यू, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ओके, कितने दिन चलेगी इको, अभी बहुत टाइम चलनी है इको, डोंट वरी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं ना, हो गया। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है बजट। बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, जैसा कि आप सब जानते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बजट का टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम बजट से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं बजट। इस वर्ड को पहले तो आप ध्यान से देखिए। चलिए आप सबके सब कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ध्यान से सिर्फ और सिर्फ सुनना स्टार्ट करिए, सिर्फ सुनना स्टार्ट करिए। कमेंट बाद में लूंगी, मैं कमेंट बाद में लूंगी, आप सबके कमेंट बाद में पढ़ूंगी। फिलहाल अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, और अगर आपके बात कमेंट चलेंगे ना, तो फिर मैं कमेंट को देखूंगी तो मैं डिस्टर्ब होंगी पढ़ाने में, इसीलिए कमेंट करना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और सिर्फ सुनना स्टार्ट करिए। ध्यान से देखिए इस बजट को। बजट, ठीक है, बजट क्या है, व्हाट इज बजट, ठीक है। तो बजट को समझने के लिए सबसे पहले हम बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बजट से रिलेटेड फैक्ट के बारे में हम बात करने की जहाँ तक बात करते हैं, तो सबसे पहला फैक्ट जो बजट से रिलेटेड है वो ये कि इस साल छोड़ दो, इस साल छोड़ दो, इस साल बजट निर्मला सीतारमण जी ने रेड कपड़े पर लेकर आई थी। इस बार का बजट रेड कपड़े पर आया था।
रेड क्लॉथ पर लपेट कर वो बजट लेकर आया गया था, उस बात को जाने दीजिए। लेकिन अब तक जो प्रथा हमारी इकोनॉमी में चलती आ रही थी कि हम देखते थे कभी भी कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट की स्पीच देने के लिए आते थे तो हमेशा बजट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे या जितने भी पेपर्स होते थे उन्हें एक लेदर बैग में डालकर लाते थे। हमने हमेशा ये नोटिस किया है कि इस साल को छोड़कर पिछले और सालों में बजट को जब कभी भी प्रेजेंट किया जाता था, बजट को हमेशा एक लेदर बैग में डालकर प्रेजेंट किया जाता था। अब बाकी सारी कहानियां छोड़ते हुए सबसे पहले तो हम इसी बारे में बात करते हैं कि बजट को लेदर बैग में डालकर क्यों प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, जब मैं ये क्लास में क्वेश्चन पूछती थी कि भाई बजट को लेदर बैग में डालकर क्यों प्रेजेंट किया जाता है, तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे आंसर सुनने को मिलते थे। जैसे कि पहला आंसर मुझे अक्सर कहा जाता था कि मैम बजट को लेदर बैग में डालकर इसलिए प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि बजट को हमें वाटर प्रूफ बनाना है, यानी पानी से बचाने के लिए हम उसको लेदर बैग में डालकर लाते हैं। ठीक है, पानी से बचाना जरूरी है, लेकिन पानी से बचाने के लिए लेदर बैग का इस्तेमाल करना कोई जरूरी थोड़ी ना है। या फिर अक्सर मुझे ऐसे बेतुके आंसर सुनने को मिलते थे कि मैम कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए लेदर बैग का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं। बजट को चाहे आप कपड़े में लेकर आओ या लेदर बैग में लेकर आओ, इसका किसी भी तरीके का रीजन ये नहीं बन सकता कि इसे हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है क्योंकि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट को ला ही इसलिए रहा है ताकि वो दुनिया भर को बोलकर सुना सके कि इस साल हमने बजट क्या निकाला है। और इसीलिए बजट को कॉन्फिडेंशियल रखना या पानी से बचाना, ऐसा कोई भी लॉजिक सही नहीं था लेदर बैग के पीछे। ये बजट वर्ड से लेदर बैग का ट्रेडिशन क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि ये बजट वर्ड, ये जो इंग्लिश का वर्ड है बजट, इस बजट वर्ड को हमने लिया है एक फ्रेंच वर्ड से, और वो वर्ड क्या है? बॉगेट। फ्रेंच में एक वर्ड है बॉगेट, जिसे हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है वर्ड बजट में। और फ्रेंच में बॉगेट का मीन्स होता है लेदर बैग, यानी चमड़े का थैला। और इसीलिए बजट के साथ एक ट्रेडिशन जोड़ दिया गया था कि हम जब कभी भी बजट को प्रेजेंट करेंगे उसे एक लेदर बैग में डालकर प्रेजेंट करेंगे। और ये ट्रेडिशन क्यों जोड़ा गया? क्योंकि बजट वर्ड इटसेल्फ मीन्स अ लेदर बैग। बजट शब्द का खुद का मतलब क्या होता है? लेदर बैग होता है। ठीक है, पहला फैक्ट ये जो बजट से संबंधित जो आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक वर्ड बजट। हमारे संविधान पर बजट शब्द एक्चुअली कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग, हमारे संविधान के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हमने ये जो वर्ड है बजट, बजट वर्ड को रिप्लेस किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द से। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिंदी में कहते हैं वित्तीय वार्षिक विवरण। भाई वित्तीय वार्षिक विवरण, इस शब्द से हमने बजट वर्ड को रिप्लेस किया है। ये दूसरा फैक्ट है बजट से रिलेटेड। तीसरा फैक्ट जो बजट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए वो ये कि हमारे इंडिया में सबसे पहला बजट, सबसे फर्स्ट बजट लेकर आए थे जेम्स विल्सन। हमारे इंडिया का सबसे पहला बजट लेकर आए थे जेम्स विल्सन, जिन्होंने 1860 आई गेस 1860 में बजट को इंडिया में प्रेजेंट किया था। लेकिन जब भारत आजाद हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, आजाद होने के बाद हमारे इंडिया का सबसे पहला बजट अनाउंस किया गया 26 नवंबर 1947। और इस टाइम ये बजट लेकर आए आर के षणमुखम चेट्टी।
यानी आजादी के बाद की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने सबसे पहला बजट अनाउंस किया, जो कि 26 नवंबर 1947 में अनाउंस किया, ठीक है। और पहला बजट ओवरऑल किसने अनाउंस किया? जेम्स विल्सन ने अनाउंस किया। कब अनाउंस किया? 1860 पर अनाउंस किया। बजट वर्ड का बैकग्राउंड हमने लिया एक फ्रेंच लैंग्वेज से। वर्ड क्या है? बॉगेट, मतलब होता है लेदर बैग। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हमने बजट वर्ड को रिप्लेस किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय वार्षिक विवरण से, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द से रिप्लेस किया है। अब बात करते हैं व्हाट इज बजट। एक्चुअली बजट शब्द का मतलब ही क्या है? बजट मतलब एक कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की एक्सपेक्टेड इनकम यानी अनुमानित आय और सरकार के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित खर्चे, इसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं? बजट। याद रखिएगा, बजट किसी भी डेट, किसी भी मंथ पर अनाउंस हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। बजट जब कभी भी अनाउंस होगा वो हमेशा एक कमिंग फाइनेंशियल ईयर में ही अनाउंस होगा। यानी अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, सबसे पहला बजट इंडिया का 26 नवंबर 1947 पे अनाउंस हुआ। ये आया 26 नवंबर 1947 में, लेकिन अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये बजट था 1 अप्रैल 1948 से 31 मार्च 1949 तक का, यानी आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट होता है। इस साल हमारा बजट अनाउंस किया गया पहला इंटरिम बजट 1 फरवरी को, क्योंकि इलेक्शन था। लेकिन एक्चुअली पिछले साल भी देखो बजट पर फरवरी में अनाउंस किया गया। अनाउंस हुआ फरवरी में, लेकिन किस समय के लिए वो बजट वैलिड होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बजट को वैलिड किया जाता है। और इसीलिए आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय यानी एक्सपेक्टेड इनकम और सरकार के अनुमानित खर्चे यानी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, इसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं? बजट शब्द से जानते हैं। और इसीलिए मैं आपके क्लास में बजट के टॉपिक को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाने वाली हूँ। हम पूरे क्लास में अपने बजट के टॉपिक को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा हमारे लिए इनकम यानी सरकार की आय, और दूसरा होगा एक्सपेंडिचर यानी सरकार के क्या होंगे? खर्चों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इनकम से। एक्सपेंडिचर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ इस शब्द की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ठीक है। इनकम। अब अगर मैं आप सबसे पूछूं, सरकार की कमाई आखिरकार कहां से होती है? अगर हम बात करते हैं सरकार के सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है? क्या सरकार की कमाई सिर्फ टैक्सेस से होती है? क्या सरकार सिर्फ करों से इनकम जनरेट करती है? तो नहीं, सरकार सिर्फ टैक्सेस से इनकम जनरेट नहीं करती है। सरकार की कमाई का जरिया बहुत बड़ा है और सरकार की कमाई का जरिया बहुत ज्यादा ब्रॉड है। हाँ, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि इन सारे सोर्स ऑफ इनकम पर मैम सबसे ज्यादा कमाई तो टैक्सेस ही देता है, वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ टैक्सेस सरकार की कमाई का जरिया नहीं है, बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं सरकार कहां कहां से कमा रही है, तो सरकार कमा रही है फॉर एग्जाम्पल रेलवे से कमा रही है, बिल्कुल कमा रही है। रेलवे के अलावा सरकार की कमाई का जरिया है फीस। हम लोग कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, सीजीएल हो गया या कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरो, फॉर्म भरने पर हमको देना पड़ता है फीस, सरकार की कमाई। फाइन, सरकार की कमाई। आए दिन हमारे ऊपर चालान वगैरह इम्पोज करता है, कमाई।
सारे मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, डीटीसी एक्सेट्रा, बहुत सारे जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं, सबके सब सरकार की क्या है, कमाई का जरिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा सरकार कमा रही है मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से। सरकार कमा रही है वाटर, पानी से, वाटर सप्लाई से कमा रही है ऑब्वियसली। सरकार कमा रही है अपने सरकारी कंपनीज के शेयर से। किसी कंपनी में सरकार के शेयर है, बदले में उसे प्रॉफिट मिलता है, सरकार की कमाई। सरकार की कमाई है इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज से कमा रही है। भाई कहीं लोन दे रही है, बदले में उसे ब्याज मिल रहा है, कमा रही है। सरकार की कमाई का जरिया है टूरिस्ट सेक्टर। टूरिस्ट सेक्टर से भी तो सरकार कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर रहा है। सरकार की कमाई का जरिया, याद रखिएगा, कभी भी टैक्सेस यानी करों तक लिमिटेड नहीं होता। सरकार की कमाई का जरिया बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानती हूँ कि इन सारी कमाई पर हम जानते हैं कि सबसे अहम, सबसे ज्यादा कौन सा सोर्स इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो वो कर ही दे रहे हैं, यानी टैक्स दे रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि सरकार की कमाई का जरिया सिर्फ टैक्स नहीं है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए सरकार की कमाई को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सरकार की कमाई मैंने अभी जितनी भी बताई, या इसके अलावा भी सरकार की कमाई जितनी भी मार्केट में मौजूद है, जितनी भी सोर्सेस ऑफ इनकम है, उसे ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में ही डिवाइड करके पढ़ते हैं। या फिर वो रेवेन्यू इनकम होगी, क्या कहा मैंने, या तो फिर वो रेवेन्यू इनकम होगी, हिंदी में कहते हैं राजस्व आय, या तो फिर वो कैपिटल इनकम होगी, हिंदी में कहते हैं इसे पूंजी आय। यानी सरकार की कमाई का जरिया क्योंकि बहुत ब्रॉड है और क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए सरकार की कमाई में उनके नेचर के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनकम, किस तरीके की आय इनकम जनरेट करी जा रही है, इस इनकम को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू इनकम, हिंदी में राजस्व आय कहते हैं, और एक को हम कहते हैं कैपिटल इनकम, हिंदी में इसे हम पूंजी आय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या होता है रेवेन्यू इनकम और क्या होता है कैपिटल इनकम, इसको अगर हम इन डिटेल समझते हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि मैं जितने भी आप लोगों से अभी क्वेश्चन पूछूंगी वो इन्हीं के बीच में पूछूंगी, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल इनकम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि पूंजी आय, कैपिटल इनकम क्या है। पूंजी आय कह रही है सरकार की कोई भी ऐसी इनकम, सरकार के पास कोई भी ऐसा पैसा आ रहा है, कोई भी ऐसी इनकम आ रही है, अगर उस पैसों से, अगर उस इनकम से सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ती है। फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी पैसों का कर्जा, कोई भी ऐसी इनकम जो सरकार के सर पर पैसों का कर्जा बढ़ा रही है, या फिर कोई भी ऐसी इनकम जो सरकार की एसेट यानी परिसंपत्तियों को उसके पास से कम कर रही है, ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम कहेंगे। क्या कहा मैंने, कोई भी ऐसी इनकम जो सरकार के पास आ रही है, कोई भी ऐसी आय जो सरकार के पास आ रही है, अगर इस इनकम से सरकार के सर पर पैसों का कर्जा बढ़ता है, यानी फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, यानी मान लो वो पैसा सरकार का खुद का नहीं है, सरकार ने उधार मांगा है, कोई भी ऐसी इनकम जो सरकार के सर पर कर्जा बढ़ा रही है, या कोई भी ऐसी इनकम जो से सरकार की एसेट यानी परिसंपत्तियां उसके पास से कम हो रही हैं, ऐसी इनकम को कैपिटल इनकम यानी पूंजी आय के नाम से जानते हैं। तो फिर रेवेन्यू इनकम क्या है, राजस्व आय। रेवेन्यू इनकम कह रही है कि वो इनकम जिसमें ना तो सरकार के कर्जे बढ़े, ध्यान से सुनिए, ना तो सरकार के कर्जे बढ़े और ना सरकार की एसेट कम हो, ऐसी इनकम को हम रेवेन्यू इनकम कहेंगे। दिमाग में दोहराओ, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कर्जे बढ़े तो कैपिटल इनकम, नहीं बढ़े तो रेवेन्यू इनकम। कर्जे कम होने की बात तो मैंने करी नहीं, मैंने कहा सरकार के पास कोई पैसा
अगर सरकार के सर पर कर्जे बढ़ा रहा है तो कर्जे बढ़ाने से जो सरकार की इनकम हो रही है वो कैपिटल है, और अगर कर्जे नहीं बढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू। कर्जे कम होने की बात नहीं करी मैंने कहा परिसंपत्तियां, एसेट। एसेट यानी कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई फ्यूचर वैल्यू हो, जिसे फ्यूचर में बेचकर हम पैसों में कन्वर्ट कर सके, जिसे फ्यूचर में बेचकर हम पैसों में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसी चीज जिससे सरकार के एसेट कम हो रहे हैं वो कैपिटल, और ऐसी इनकम जिससे एसेट कम नहीं हो रहे हैं वो रेवेन्यू। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो आप बार बार लिख रहे हो कि मैम समझ नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो, ठीक है? लिखो नहीं, सिर्फ सुनो। क्या मतलब मैं समझाना चाह रही हूँ, इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरी बात करिए, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है? ओके, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछा आपसे, मान लो मैंने किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए का लोन लिया। मैंने किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए का लोन लिया। मेरे पास 10 लाख रुपए आए यानी ऑब्वियसली मेरी क्या हुई, इनकम हुई, आय हुई। तो ये जो 10 लाख रुपए मेरे पास लोन के फॉर्म पर आ रहे हैं, जो मेरी इनकम हुई, अगर मैं ये पूछूं कि ये जो मेरी इनकम है ये रेवेन्यू, राजस्व है या कैपिटल यानी पूंजी है, तो आप क्या आंसर देंगे? मैंने कहा मैंने 10 लाख रुपए लोन के फॉर्म पर मांगे हैं, और ये जो 10 लाख रुपए मैंने लोन के फॉर्म पर मांगे हैं मेरी इनकम हुई है क्योंकि मेरे पास पैसे आया है। तो ये 10 लाख रुपए मेरे लिए रेवेन्यू में शामिल होगा या कैपिटल इनकम में शामिल होगा? तो ऑब्वियसली ये पूंजी आय यानी कैपिटल इनकम पर शामिल होगा। क्यों होगा? ध्यान से सुनिए, क्यों होगा? क्योंकि आप कहोगे मैम इससे फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ गई। क्या कहोगे? मैम इससे फाइनेंशियल लायबिलिटीज यानी कर्जे क्या हो गए, बढ़ गए। भाई आप कहोगे मैम ये पैसा आपका खुद का तो है नहीं, आपने तो लोन के फॉर्म पर मांगा है, यानी इस पैसे को आपको फ्यूचर में रिपे करना है, यानी ये पैसा आपके सर पे कर्जे को बढ़ा रहा है। और आप ही ने कहा था कोई भी इनकम जो सर पर कर्जा बढ़ाती है वो कैपिटल होती है। तो मैंने जब 10 लाख का लोन मांगा तो ये 10 लाख रुपए जो मेरे पास आए वो रेवेन्यू नहीं, वो कैपिटल बनी। क्यों बनी? क्योंकि उसने मेरे सर पर कर्जा यानी फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या कर दी, इंक्रीज कर दी यानी बढ़ा दी। ठीक है, बढ़िया। अब सोचो मैं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, मान लो अब की बार मैंने लोन नहीं लिया, मैंने क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप सबको यहाँ पर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मुझे यहाँ से सैलरी मिली। मैंने आप सबको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मुझे यहाँ पर से क्या मिली, सैलरी मिली यानी इनकम मिली। ठीक है, तो ये जो सैलरी मेरे पास है, मेरे पास पैसा आया, मेरी इनकम हुई। ये जो सैलरी है ये राजस्व होगी या कैपिटल इनकम होगी? भाई लोन मांगा था, कैपिटल इनकम था क्योंकि सर पे कर्जा बढ़ा था। लेकिन जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं और बदले में मुझे करियर बिल पैसे दे रहा है, सैलरी दे रहा है, ये जो सैलरी मेरी इनकम है ये इनकम रेवेन्यू में शामिल होगी या कैपिटल इनकम में शामिल होगी? तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए रेवेन्यू इनकम होगी, राजस्व खर्चे होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब अगर सोचा जाए क्यों होंगे भाई राजस्व खर्चे, वो इसलिए होंगे क्योंकि अब की बार आप मुझसे कहोगे मैम अब की बार ये जो पैसा आपके पास आया है ये आपने लोन के फॉर्म पर नहीं मांगा, ये पैसा आपका खुद का है, इसे आपको फ्यूचर में वापस नहीं करना। आखिरी में ये कह दोगे कि मैम इससे आपके सर पर कर्जा नहीं बढ़ रहा, और आप ही ने बताया था
ऐसी इनकम जो सर पर कर्जा ना बढ़ाए वो रेवेन्यू इनकम होती है। और इसीलिए ये जो सर्विस देकर कमाया है, ये सर्विस देकर कमाया क्योंकि मेरे सर पर कर्जा नहीं बढ़ा रहा है और इसीलिए ये रेवेन्यू में शामिल हो रहा है। मैंने जब 10 लाख रुपए का लोन लिया था तो मेरी इनकम भले ही हुई थी, लेकिन इस इनकम ने मेरे सर पर कर्जा बढ़ाया था और इसीलिए जब लोन के फॉर्म पर इनकम मांगी गई थी तो वो कौन सी इनकम थी? पूंजी आय थी, यानी कैपिटल इनकम की कैटेगरी में लिखी गई थी। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सोचो, दिमाग लगा के सोचिएगा ध्यान से। अब मान लो मुझे अपने सर से कर्जा कम करना है, मान लो मुझे अपने सर से कर्जा क्या करना है? कम। भाई मेरे पास 10 लाख रुपए मैंने लिया था, मेरे सर पे कर्जा था, अब मुझे अपने सर से कर्जा कम करना है। कर्जा कम करने के लिए मेरी जेब से पैसा जाएगा या मेरी जेब में पैसा आएगा? बस इतना आंसर दो। अगर मुझे अपने सर से कर्जा कम करना है तो मेरी जेब से पैसा जाएगा या मेरी जेब में पैसा आएगा? तो ऑब्वियसली जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे रिपेमेंट करना पड़ेगा और जाएगा यानी क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। जाएगा तो यानी क्या होगा? एक्सपेंडिचर। और इसीलिए कर्जा कम करना, इसीलिए कर्जा कम करना कभी भी इनकम का हिस्सा हो ही नहीं सकता और इसीलिए कर्जे कम होना किसका हिस्सा होगा? एक्सपेंडिचर। यानी कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सरकार के कर्जे कम हो रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कर्जे कम करने के लिए तो सरकार की जेब से पैसा जाएगा यानी एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर होगा यानी खर्चा है और इसीलिए कर्जा है, कर्जा वापस किया गया तो ये खर्चा हुआ। कर्जा मांगा गया तो मेरी जेब में पैसा आया यानी इनकम हुई और इसीलिए कर्जा बढ़ना कैपिटल इनकम, नहीं बढ़ना रेवेन्यू इनकम, और कर्जे कम होना किसका हिस्सा है? एक्सपेंडिचर का हिस्सा। जैसे कि लोन मांगा कैपिटल इनकम, सर्विस देकर कमाया रेवेन्यू इनकम, मैंने अपने कर्जे का रिपेमेंट किया क्या होगा? खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? इसी तरीके से इसकी कहानी देखते हो। एसेट, परिसंपत्तियां। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे फ्यूचर में बाजार में बेचकर पैसों में बदला जा सका या बदला जा सकता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं या एसेट कहते हैं। ठीक है, तो अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपकी बार आपके सामने क्वेश्चन ऐसे पूछ रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, मैंने गोल्ड की ज्वेलरी अपनी किसी व्यक्ति को बेच दी और उससे मैंने 1 लाख रुपए ले लिए। मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी थी, मैंने गोल्ड की ज्वेलरी किसी व्यक्ति को बेची और उससे मैंने 1 लाख रुपए लिए। ये 1 लाख रुपए मेरे लिए इनकम होगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जेब पर पैसा आया। तो ये 1 लाख रुपए रेवेन्यू में लिखा जाएगा, राजस्व, या कैपिटल में लिखा जाएगा, पूंजी। तो ये 1 लाख रुपए कैपिटल इनकम होगा, पूंजी आय होगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों होगा पूंजी आय? क्योंकि इससे मेरे एसेट यानी परिसंपत्तियां क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगी। भाई गोल्ड की ज्वेलरी मेरी एसेट थी, मेरे पास क्या थी? परिसंपत्ति थी। वो गोल्ड की ज्वेलरी मैंने बेची तो मेरी एसेट, मेरी गोल्ड की ज्वेलरी कम हुई, जिसके बदले में मुझे पैसा मिला। तो क्योंकि ये गोल्ड की ज्वेलरी बेचकर मेरे पास जो पैसा आया, इसने मेरी परिसंपत्तियों को कम करा और इसीलिए ये कैपिटल इनकम में लिखा गया। और अगर मान लो मेरे सर से एसेट कम नहीं हो रही है तो फिर वो किस में शामिल होगा? रेवेन्यू। और इसका जस्ट अपोजिट कर लो, मान लो मेरे सर पर एसेट्स मुझे बढ़ानी है। ध्यान से सोचो, अगेन बताओ,
मान लो मुझे अपने सर पे एसेट्स बढ़ानी है, गोल्ड की ज्वेलरी बढ़ानी है, तो मुझे सिंपल सा आंसर दो, गोल्ड की ज्वेलरी बढ़ाने के लिए मेरी जेब पर पैसा आएगा या मेरी जेब से पैसा जाएगा? अगर मुझे गोल्ड की ज्वेलरी बढ़ानी है अपने पास, मेरी जेब से पैसा जाएगा या मेरी जेब में पैसा आएगा? तो ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि मुझे गोल्ड खरीदना पड़ेगा। और इसीलिए कभी पूछा जाए सरकार के एसेट बढ़ रहे हैं, तो एसेट बढ़ना अगेन इनकम का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि एसेट बढ़ने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, और एसेट बढ़ाने के लिए जब मुझे खर्चा करना पड़ेगा तो वो एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनेगा, ना कि इनकम का हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सोचिए और ध्यान से समझिए। कभी भी कैपिटल इनकम का जस्ट अपोजिट रेवेन्यू इनकम नहीं होता। कैपिटल इनकम का अपोजिट होगा एक्सपेंडिचर, क्योंकि आय का अपोजिट खर्चा होता है। और कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर कर्जे बढ़े तो कैपिटल, नहीं बढ़े तो रेवेन्यू, एसेट कम हुए तो कैपिटल, नहीं कम हो तो रेवेन्यू। और अगर इसका जस्ट अपोजिट पूछा जाए तो फिर वो होगा एक्सपेंडिचर, व्यय यानी खर्चों का हिस्सा। एग्जाम्पल बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। मैंने आप सबको पढ़ाया, पढ़ाने के बदले में करियरविल ने मुझे सैलरी दी, ये सैलरी मेरी इनकम थी, और ये इनकम रेवेन्यू, राजस्व नेचर की इनकम थी, क्योंकि इसमें ना तो मेरे सर पर कोई कर्जा बढ़ रहा था, मेरा कोई कर्जा बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, और ना ही मेरे एसेट कम होते हुए दिखाई दिए। ना मेरी एसेट कम हो रही है और ना मेरे कर्जे बढ़ रहे, और इसीलिए ये हमारे लिए रेवेन्यू इनकम था। मैंने मान लो करियरविल से 10 लाख रुपए उधार लिए, लोन लिया, 10 लाख रुपए लोन लिया, यानी ऑब्वियसली मेरे सर पर कर्जा बढ़ गया, क्योंकि ये मेरे पास पैसा खुद का नहीं था। कौन सी इनकम थी? कैपिटल इनकम। मैंने गोल्ड की ज्वेलरी बेच दी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने अपनी जमीन बेच दी, मैंने अपना घर बेच दिया, इस सब को बेचकर मेरे पास पैसा आया। ये पैसा भी कौन सी इनकम बनी? कैपिटल इनकम। क्यों बनी? क्योंकि इस पे मेरे एसेट्स क्या हो गए? कम हो गए। और यहां पर इसका जस्ट अपोजिट हुआ तो खर्चा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सर से कर्जे कम करने हैं तो ऑब्वियसली उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा, और रिपेमेंट करना पड़ेगा यानी खर्चा करना पड़ेगा। मुझे अगर एसेट्स बढ़ाने हैं तो एसेट्स बढ़ाने के लिए मुझे खरीदना पड़ेगा, और इसीलिए उसमें भी क्या होगा? खर्चा, और इसीलिए वो भी किसका हिस्सा बनेगा? एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनेगा। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलो मेन सरकार के क्वेश्चंस पर जंप करते हैं। ध्यान से सुनिए, सरकार के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, बात करते हैं रेवेन्यू है या कैपिटल है। ठीक है, तैयार हो आप सब? चलो कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सरकार की एक बिल्डिंग है, मान लीजिए सरकार की एक बिल्डिंग है और सरकार ने उस बिल्डिंग को दे दिया रेंट पर। अब उससे हर महीने सरकार का रेंट आ रहा है। सरकार की एक बिल्डिंग है, सरकार ने दे दिया रेंट पर, हर महीने सरकार को रेंट मिल रहा है। रेंट रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? रेंट रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम? राजस्व है या पूंजी खर्चा है? चलिए कमेंट सेक्शंस पर आंसर देना स्टार्ट करिए जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अभिषेक, बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे। यस, रेंट हमारे लिए क्या है? रेंट है हमारे लिए रेवेन्यू इनकम। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि है तो सरकारी की बिल्डिंग ना, सरकार ने अपनी बिल्डिंग बेची तो नहीं, सरकार की ही बिल्डिंग है और सरकार उसको रेंट पर चढ़ा रखी है, यानी इससे सरकार के एसेट कम नहीं हुए। ना रेंट कोई कर्जा है जिससे
सरकार के एसेट्स बढ़े। यानी ना तो एसेट्स बढ़ रहे हैं और ना ही परिसंपत्तियां कम हो रही हैं, सॉरी, ना ही एसेट्स कम हो रही है, ना ही कर्जे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए रेंट किस में शामिल होगा? रेवेन्यू इनकम में शामिल होगा। यानी रेंट कौन सी इनकम हो गई? रेंट हमारे लिए रेवेन्यू इनकम हो गई। अच्छा मान लो अब मैं कहती उसी बिल्डिंग को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, उसी बिल्डिंग को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। अब सरकार के पास पैसा आया, तो ये पैसा रेवेन्यू में शामिल होगा या कैपिटल में? तो ये कौन सा होगा? कैपिटल इनकम। बिल्डिंग को बेच दिया, सेलिंग ऑफ बिल्डिंग, हमने सरकार की बिल्डिंग उसने बेच दी, बदले में सरकार को पैसा मिला, कैपिटल। क्यों? एसेट्स क्या हो गए? कम हो गए। परफेक्ट, बढ़िया। नेक्स्ट, मान लो सरकार की एक कंपनी में शेयर है, मान लो सरकार के एक कंपनी में शेयर है और उस शेयर्स के बदले सरकार को मिल रहा है उस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा। मान लो सरकार के कंपनी में शेयर है और उस शेयर्स के बदले सरकार को मिल रहा है उस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा। ये प्रॉफिट रेवेन्यू है या कैपिटल है? प्रॉफिट रेवेन्यू है या कैपिटल? लाभ प्रॉफिट रेवेन्यू है या कैपिटल? तो प्रॉफिट हमारे लिए, सरकार के लिए रेवेन्यू इनकम लिखी जाएगी। रेवेन्यू इनकम, नॉट कैपिटल, रेवेन्यू इनकम। क्यों? क्योंकि है तो सरकार के अभी भी शेयर उसी के पास ना, शेयर बेचे तो नहीं, शेयर सरकार के ही हैं, बस उस हिस्से के बदले सरकार के किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर था, उस हिस्से उसके बदले सरकार को मिला वहां का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ना ही एसेट कम कर रहा है, ना ही ये प्रॉफिट सरकार की कर से बढ़ा रहा है, और इसीलिए ये हमारे लिए किस में शामिल हुआ? एक रेवेन्यू इनकम में शामिल हुआ। अच्छा ठीक है, अच्छा मान लो उसी शेयर को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, उसी शेयर को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया और बदले में सरकार को पैसा मिला। ये पैसा किस में शामिल होगा? कैपिटल पर। अगर शेयर बेच दिया गया और बदले में सरकार को पैसा मिला, ये पैसा किस में शामिल होगा? कैपिटल। सही बात है। क्यों? अब सरकार की एसेट क्या हो गई? कम हो गई। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने सीजीएल का फॉर्म भरा, हमने सीजीएल का फॉर्म भरा, फॉर्म भरने पर हमने सरकार को दी फीस। हमने सीजीएल का फॉर्म भरने पर सरकार को दी फीस। फीस सरकार के लिए रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? हाँ जी, फीस सरकार के लिए रेवेन्यू है या कैपिटल इनकम है? तो फीस ऑब्वियसली सरकार के लिए कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम है। कौन सी इनकम बन गई? रेवेन्यू इनकम। क्यों बन गई? क्योंकि अभी सेम कंडीशन, ना सरकार के कर्जे बढ़े और ना ही सरकार के एसेट्स कम हुए, नहीं, ना परिसंपत्तियां कम हो रही हैं और ना ही कर्जे बढ़ रहे हैं। तो फीस किस में शामिल हुआ? रेवेन्यू इनकम पर। बढ़िया, ठीक है। अब मान लो फाइन, सरकार ने हमारे ऊपर चालान इम्पोज किया, फाइन भी कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम है। क्यों? ना कर्जे बढ़ रहे हैं और ना ही एसेट्स कम हो रही। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, बिल्डिंग बेची सरकार ने, लैंड बेचा सरकार ने, घर बेच दिया सरकार ने, शेयर्स बेच दिए सरकार ने, बेच कर इनकम जनरेट किया, सेलिंग वर्ड आए, ये बेच दिया और इनकम जनरेट किया, तो ये हमारे लिए पूंजी होगा। ठीक है, यानी सारे तरीके के विनिवेश यानी डिस इन्वेस्टमेंट हमारे लिए किसमें शामिल होगा? कैपिटल। डिस इन्वेस्टमेंट समझते हो या नहीं? विनिवेश करना, विनिवेश जैसे कि बिल्डिंग खरीदना निवेश है, बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग बेच कर पैसा लेकर आना डिसइन्वेस्टमेंट।
बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग बेचकर पैसा लेकर आना क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। शेयर खरीदना निवेश है, शेयर बेचकर पैसा लेकर आना विनिवेश है। यानी पूछा जाए डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, विनिवेश हो रहा है, वो हमारे लिए किसमें शामिल होगा? कैपिटल इनकम। क्वेश्चन पूछा जाए सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 10 लाख रुपए का या 10 करोड़ का लोन लिया। हमारे इंडिया की सरकार ने आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 10 करोड़ का लोन लिया। रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू या कैपिटल? हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया। रेवेन्यू या कैपिटल? ऑब्वियसली कौन सा? कैपिटल इनकम। यस, कैपिटल इनकम। क्यों? क्योंकि सरकार के कर्जे क्या हो गए? बढ़ गए। सरकार के कर्जे क्या हो गए? बढ़ गए। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? देखो, ये चीज भूल जाओ, एक्सपेंडिचर के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे। मैंने एक्सपेंडिचर सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया इसलिए दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसका रिवर्स यहां पर क्यों नहीं लिखा गया। मैंने वो इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि कैपिटल इनकम का अपोजिट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसीलिए ये लिख दिया। बाकी मैंने ये समझाया नहीं है। एक्सपेंडिचर नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी मैं आपको, क्योंकि जिस तरीके से इनकम की डिफरेंशिएशन बता रही हूँ, एक्सपेंडिचर भी डिफरेंशिएट करके पढ़ी जाएगी। और एक्सपेंडिचर में भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनकम ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सिंपल सी बात ऐसी है कि अगर सरकार के कर्जे बढ़ते हुए दिखाई दे, यानी क्वेश्चन पूछा गया बोरोइंग्स ऑफ लोन, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछा गया बोरोइंग्स ऑफ लोन, आगे क्या लिखा है बिल्कुल कभी मत देखना। क्वेश्चन बस इतना देख लो, कर्जे मांगे गए, लोन, आगे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है। मांगे गए हैं ना, तो कैपिटल इनकम है। क्वेश्चन पूछा जाए डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश हुआ है, तो डिसइन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट्स बेचकर इनकम जनरेट हुई है, बेचकर इनकम जनरेट हुई है, यानी एसेट्स कम हुई है, कैपिटल इनकम। यानी लोन और डिसइन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आए तो उसे कैपिटल इनकम में लिखा जाना है, नहीं तो ए टू जेड फिर जितनी भी चीजें बची सब के सब रेवेन्यू में शिफ्ट कर दो। रेलवे से कमाई, टूरिस्ट सेक्टर से कमाई, इलेक्ट्रिसिटी से कमाई, फीस, फाइन्स, रॉयल्टी, कमीशन, टैक्सेस, सब हमारे लिए कौन सी इनकम होंगी? सब हमारे लिए एक तरीके की रेवेन्यू यानी राजस्व आय होंगी। क्लियर है? आई होप सो यहाँ तक आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू और कैपिटल इनकम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। चलो जल्दी से देखो, यहाँ मैं देख रही हूँ आप सबके कमेंट्स। कोई डाउट है? यहाँ सिर्फ इतने, रेवेन्यू और कैपिटल इनकम ऑल क्लियर? रेवेन्यू और कैपिटल इनकम क्लियर हो चुका? रेवेन्यू और कैपिटल इनकम पर अभी भी किसी को कोई डाउट? नो नो, यस यस मैम, डाउट जल्दी पूछो अगर कोई डाउट है तो। जितेंद्र, लेंडिंग की बात ही नहीं हो रही, वो देना होता है। मैं अभी लेना सिखा रही हूँ लोन, ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं है। ओके 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 ओके, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, सब क्लियर है मैम। ओके, ऑल क्लियर, नो डाउट, एकदम क्लियर, 100% कंप्लीट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं चाह रही थी कि आप यही कमेंट करो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? अब रेवेन्यू इनकम क्या है ये तो समझ में आ गया ना, तो रेवेन्यू इनकम को भी दो पार्ट में बांट दो। रेवेन्यू इनकम क्या है हमको समझ में आ गया, तो रेवेन्यू इनकम को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक को हम कहेंगे टैक्स यानी कर, और एक को हम कहेंगे नॉन टैक्स यानी करों के बिना। ओके, अब ध्यान से देखिए,
ओके पुरुषोत्तम, सो जाओ। बजट कोई इतना इंपॉर्टेंट तो चैप्टर नहीं है, अगर आपको नींद आ रही है सो जाओ। मैं कब कहती हूँ कि क्लास खोल कर बैठो? एक तो ऑलरेडी मुझे भूख लग रही है, ऊपर से इस तरीके के कमेंट अगर मैं सुन लूंगी ना, तो मैं तो सही बता रही हूँ, क्लास अभी छोड़ दूंगी मैं आप सबकी। ओके चलो नेक्स्ट, राजस्व आय, टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, रेवेन्यू इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ी जाएगी, एक को हम कहेंगे टैक्स और दूसरे को हम क्या कहेंगे, नॉन टैक्स। ओके अब टैक्स और नॉन टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पर प्लीज बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल देना कि जिस पर टैक्स लागू होता है वो यहाँ रखा जाएगा और जिस पर टैक्स लागू नहीं होता वो यहाँ रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, याद रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर टैक्स रखा में होता है और यहाँ पर टैक्स नहीं लगता, नहीं, ये दोनों ही टैक्सेबल होते हैं। बस इतना है, अगर कोई नाम का टैक्स है, जैसे कि इनकम हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, जीएसटी हो गया, कोई नाम का टैक्स है तो उसे विद टैक्स रेवेन्यू इनकम में लिखा जाएगा। और अगर कोई नाम का टैक्स नहीं है, रेलवे, डीटीसी, मेट्रो, एयरलाइंस, टूरिस्ट, इंटरेस्ट, फीस, फाइन्स, कमीशन, सब किस में लिखा जाएगा, नॉन टैक्स। भले ही इसमें टैक्स लग रहा है लेकिन कोई नाम का टैक्स नहीं है और इसीलिए किस में लिखा जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। यानी यहाँ पर टैक्स है, टैक्स यानी बात करते हैं इनकम, कॉर्पोरेट, जीएसटी, कितने भी तरीके के टैक्स हैं उसको इसके नीचे लिखोगे, उसके अलावा रेवेन्यू में जो कुछ भी बचा उसे यहाँ नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम के नीचे लिखोगे। ठीक है, अब हम टैक्सेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब हम करों को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक को हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि टैक्सेस, रेवेन्यू इनकम टैक्स और नॉन टैक्स के पार्ट्स पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ओके, तो टैक्सेस भी दो नेचर के होते हैं, टैक्सेस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैम डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर यानी वो कर जो सीधा दिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी मैम वो टैक्स जो थोड़ी उल्टी तरीके से दिया जाता है। मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता कि ये सीधा होता है और ये सीधा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में ये इलॉजिकल होता है कि अगर आप कहो कि ये सीधा जाता है और ये उल्टी तरीके से जाता है, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस होता है कि वो टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया गया, वो टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया गया, अगर वो व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, यानी नॉन ट्रांसफरेबल है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। यानी वो टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया गया, वो व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। और वो टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट कर रहा है, तो उसे हम इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। या
यानी याद रखना, जो ट्रांसफरेबल है, जो किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर किया जा सकता है, वो इनडायरेक्ट है। और जो नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स है। एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो तो एग्जाम्पल मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, आयकर। आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है। क्यों है? क्योंकि वो सीधा जाता है? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि वो नॉन ट्रांसफरेबल यानी किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं कमा रही हूँ। कमाने पर सरकार ने मुझसे कहा है कि आपको इनकम टैक्स नाम का टैक्स सरकार को पे करना है। सरकार ने इनकम टैक्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली, ठीक है। क्या मैं इनकम टैक्स का बर्डन किसी भी तरीके से आप सब पर शिफ्ट कर सकती हूँ? नहीं, मेरे ऊपर लगाया गया और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं कि मैं सरकार को टैक्स भरूं। और इसीलिए इनकम टैक्स एक नॉन ट्रांसफरेबल कैटेगरी का टैक्स है और इसीलिए इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर कहते हैं। वही इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी ट्रांसफरेबल नेचर का टैक्स है और इसीलिए जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। अब जीएसटी ट्रांसफरेबल नेचर का टैक्स कैसे है? जीएसटी ट्रांसफरेबल नेचर का टैक्स इस वजह से है क्योंकि सरकार कहता है वो इंडिविजुअल, वो कंपनी जो सर्विस दे रही है उसे जीएसटी नाम का टैक्स सरकार को सबमिट करना है। सबसे पहले तो यही ध्यान से सुनिए, कभी भी सर्विस लेने वालों को जीएसटी नहीं पे करना, हमेशा सर्विस देने वालों को जीएसटी पे करना होता है। हम रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रहे हैं, यानी जीएसटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जीएसटी की जिम्मेदारी है उस इंडिविजुअल की जो कि हमें खाना खिला रहा है, यानी रेस्टोरेंट। सरकार ने रेस्टोरेंट से कहा है कि जीएसटी सबमिट करो, लेकिन अब रेस्टोरेंट ने क्या कहा? रेस्टोरेंट ने ये किया कि रेस्टोरेंट ने अपने जीएसटी का बर्डन शिफ्ट कर दिया हम कस्टमर पर, हमसे वसूला और सरकार को जाके सबमिट किया और इसीलिए वो हमारे लिए ट्रांसफरेबल नेचर का टैक्स है और इसीलिए जीएसटी हमारे लिए क्या हो गया? एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया क्योंकि जिम्मेदारी तो रेस्टोरेंट की थी लेकिन रेस्टोरेंट ने अपनी जेब से नहीं पे किया, कस्टमर से लेकर पे किया, यानी दिया कस्टमर ने। और इसीलिए जीएसटी हमारे लिए क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। क्लियर है अच्छी तरीके से? सरकार ने दो तरीके की अथॉरिटी बना रखी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को जमा करने के लिए। डायरेक्ट टैक्स को जमा करने के लिए सरकार ने बना रखा है सीबीडीटी। डायरेक्ट टैक्स को जमा करने के लिए क्या बना रखा है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और वहीं पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए सरकार ने बना रखा है सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम रिस्पॉन्सिबल है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए और डायरेक्ट टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है सबको? देखो, यहां से लेकर यहां तक मैंने अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस आपके बजट के क्लियर करने की कोशिश करी। क्या पढ़ाया मैंने अब तक? मैंने पढ़ाया बजट से रिलेटेड पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सामने लिखे गए हैं, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बजट कौन से आर्टिकल के थ्रू रिप्लेस किया गया है? तो 112। और बजट शब्द का मतलब क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण।
बजट आने वाले समय का, कमिंग फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित आय और एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित खर्चे होता है। फिर मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंडिचर। अभी हम सिर्फ इनकम चल रहे हैं और इनकम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इनकम दो हिस्सों में बांटी जाएगी, एक को हम कहेंगे रेवेन्यू राजस्व आय और एक को हम कहेंगे कैपिटल यानी पूंजी आय। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि याद रखना, रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे हमेशा याद रखोगे। दो ही चीज होती है मेरी जेब में, या तो पैसा आएगा या जाएगा। पैसा आना इनकम है, जाना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, दो ही चीज लिखी है। कर्जे और एसेट्स के बारे में लिखा है। सिंपल सी बात है, ऐसे एनालाइज करो दिमाग को कि अगर मेरे कर्जे बढ़ रहे हैं तो मेरी जेब में पैसा आएगा या जाएगा। एनालाइज करो दिमाग में, अगर मेरे कर्जे बढ़ रहे हैं तो मेरी जेब में पैसा आएगा या जाएगा। तो कर्जे बढ़ रहे हैं यानी मांगा होगा, यानी मेरी जेब पर पैसा आ रहा है। आ रहा है यानी इनकम हो रही है, तो कर्जा बढ़ना इनकम हो गया। कम यानी जा रहा है, यानी क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। कर्जा कम होना एक्सपेंडिचर, बढ़ना क्या है, इनकम। इसी तरीके से एसेट्स का सोच लो। एसेट बढ़ेंगे कब, बिल्डिंग मेरे पास कब आएगी, घर मेरे पास कब आएगा, ज्वेलरी मेरे पास कब आएगी, जब मैं उसे खरीदूंगी तो खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, यानी एसेट बढ़ने के लिए जेब से पैसा जाता है, एक्सपेंडिचर। एसेट कम हो रहे हैं यानी पक्की बात है बेचा है। एसेट कम हो रहे हैं यानी पक्की बात क्या है, उसे बेचा है। बेचा है यानी बदले में क्या आया है, पैसा आया है। तो एसेट कम होना इनकम, बढ़ना एक्सपेंडिचर। मैंने कहा कर्जे वाकई बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए, इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए, कैपिटल इनकम। जब इन दोनों में से कोई काम ना हो, ना कर्जे बढ़े और ना एसेट्स कम हो, तो वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू इनकम यानी राजस्व आय है। रेवेन्यू इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक को हम कहेंगे टैक्स यानी कर, दूसरे को हम कहेंगे नॉन टैक्स। यहां पर याद रखिएगा, हम सिंप्लीफिकेशन यानी सिर्फ एक तरीके का डिवीजन करें। अगर कोई भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसे हम यहां लिखेंगे, उसके अलावा जो कुछ भी बच रहा है उसे हम यहां लिख देंगे। इंटरेस्ट, फीस, फाइन्स, रेलवे, डिविडेंड, कमीशन सब यहां पर आएगा। अगर कोई तरीके का टैक्स है तो यहां पर आएगा। ठीक है, अब टैक्सेस दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर कोई भी टैक्स ट्रांसफरेबल है यानी किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला जा रहा है, ट्रांसफरेबल, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। और वो टैक्सेस जो नॉन ट्रांसफरेबल है यानी किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला नहीं जा सकता, सॉरी नॉन ट्रांसफरेबल है तो वो डायरेक्ट है, और ट्रांसफरेबल है तो वो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, सरकार ने दो तरीके की अथॉरिटी बना रखी है, कौन कौन सी, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, किसके लिए, डायरेक्ट कर के लिए, और सीबीसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, किसके लिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। यहां के बाद हमें पढ़ना क्या है, हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन डिटेल डिस्कस करना है, जिसमें हम बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक मैं हट जा रही हूं, जल्दी से इसे नोट करिए और कोई डाउट है तो पूछना स्टार्ट करिए। जो लोन दे रहे हैं वो क्या होगा, वो कौन सी इनकम होगी, एक्सपेंडिचर। सचिन, आप अपने क्वेश्चन का आंसर खुद दीजिए।
जो लोन दे रहा है वो इनकम है या खर्चा है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, सॉरी, ये इतना ऑब्वियस क्वेश्चन है कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ज्योग्राफी की क्लास के लिए बोल देना दिवांशु, ठीक है, मैं बोल दूंगी। नौकरी, जीएसटी क्या है एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल, व्हाट इज जीएसटी, डोंट वरी। कैपिटल अभी जस्ट पढ़ाया, कितना डिटेल में दीपक? इकोनॉमिक स्पेशल बैच अभी कोई अपडेट नहीं है। इन्फ्लेशन करना कारण सबसे लॉस किसका होता है मैम बताइए? इन्फ्लेशन का चैप्टर, अभी हम बजट पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर किस चीज का है? इन्फ्लेशन का है। गवर्नमेंट को डोनेशन मिलता है, उस पर टैक्स कौन सा टैक्स लगता है? हाँ जी, टैक्सेस में बताऊंगी, ठीक है, अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, कल नहीं आए कोई बात नहीं। फिस्कल क्या है? फिस्कल कोई भी ऐसी पॉलिसी जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है उसे हम फिस्कल कहते हैं। ओके, अब है कोई बिल्डर बनाकर भेजता है तो भाई आप खुद जानो, बेचता है बदले में पैसा आता है, इनकम होती है। कौन सी इनकम होगी? कैपिटल इनकम होगी। सोनू, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि रेड कपड़े पर क्यों लाया गया, ठीक है, देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन। सेस टैक्स का हिस्सा है नितेश जी, फिर भी बता दे रही हूँ, सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर दोबारा से टैक्स लगना। टैक्स कुछ भी नहीं, कोई भी चीज हम यूज करते हैं सरकार को यूज करने के लिए हम उस पर टैक्स देते हैं। सेविंग वेविंग कुछ नहीं है, वो पूरा इनकम ही होगा, सेविंग इज इनकम और कुछ भी नहीं है। 1869 नहीं बेटा, 1860 में आया था, वो शायद मिस प्रिंट है और गलत है। बताएं मैडम, क्लास खत्म। ओके, कन्वीनियंस इज अ खर्चा। सुभाष, कन्वीनियंस खर्चा है। चलो अब ऐसा कोई भी नहीं है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस कल करवाना है, नहीं अगले हफ्ते। अब क्लास हम अगले हफ्ते लगवाएंगे। अगले हफ्ते आपकी क्लास लगेगी फ्राइडे, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे सैटरडे अगले हफ्ते मैं क्लास लगवाऊंगी। मे भी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन लगवा लूँ, ये देखती हूँ मैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें लिख ली, ठीक है, ओके, बढ़िया। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको? पहले तो ये बताओ कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आया सब कुछ? जितना कुछ पढ़ाया सब समझ में आया? आज की क्लास जितना कुछ पढ़ाया सब समझ में आया? कतई जहर, जहर अच्छा वाला या बुरा वाला? थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमको स्टार्ट करना है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे डिटेल में, ठीक है। ओके चलो ठीक है, ओके, जब तक आप सब अपना ख्याल रखें, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। अगली क्लास में मिलते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।